Hello and welcome back to all dear students. Welcome to the amazing platform of online classes Career Planet. Myself Shaili Gurvani और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मूल कॉन्सेप्ट सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब बच्चों पिछली क्लास की अगर हम बात करें तो पिछली क्लासेस में हमने मूल कॉन्सेप्ट का थियरी पार्ट पढ़ लिया है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ लिए हैं, 4 तरह के लॉज हमने पढ़ लिए, लॉज ऑफ गैसेस वॉल्यूम भी पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम स्पेशल कुछ डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज़ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, है ना। डाल्टन क्या कह रहा है एटॉमिक थियरी के बारे में। अब देखो, पहली बात बच्चों को लगता है कि इसको पढ़ना ही क्यों है, नीट में तो आता नहीं है, जेई में तो आता नहीं है, इसको क्यों पढ़ना है। तो ऐसा नहीं है ना। आपको इसको पढ़ना है, सिर्फ एक बार पढ़ना है प्रॉपर। आप भले इसके नोट्स ना बनाओ, कुछ की पॉइंट्स खास बातें आप लिख लो जो आपके काम आएंगी, है ना। क्योंकि आजकल क्या थियरी वाले क्वेश्चंस ज़्यादा आने लग गए। मतलब स्टेटमेंट 1 दे रहा भी डाल्टन ने ऐसा कुछ कहा था, डाल्टन का एक्सेप्शन ये था। अब आपको लगे डाल्टन तो पढ़ा ही नहीं, क्वेश्चन तो सिंपल है। देखो, टफ क्वेश्चन करोगे आपके कंपटीशन में वो भी 4 नंबर ले जाएगा, और सिंपल क्वेश्चन है जो आपने एक बार पढ़ा है और खट आंसर देना था वो भी 4 नंबर ले जाएगा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सिंपल छोड़ दो और टफ हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो अगर आपको सिलेक्ट होना है तो हर चीज़ पढ़ के जाओ, है ना। इंपॉर्टेंस वैसे देखो कि हाँ इसमें से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, इन सेक्टर में से कंफर्म क्वेश्चन रहता ही है, ज़्यादा सवाल आते हैं तो इसको ज़्यादा टाइम देना है, और इसमें से कम सवाल आते हैं तो इसको कम टाइम देना है। तो आप डाल्टन्स एटॉमिक थियरी एक बार पढ़ लो, छोटे पॉइंट्स बना लो और एग्जाम से पहले 1 मिनट में उसको देख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो पढ़ना जरूरी है क्योंकि सवाल बने तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैंने डाल्टन थियरी पढ़ रखी है और क्या मैं इसमें से क्वेश्चन कर पा रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, तो चलो अब डाल्टन एटॉमिक थियरी है क्या। तो बच्चों हुआ क्या कि डाल्टन पॉइंट्स तो उसने दिए बट पॉइंट जो है थोड़े बड़े गड़बड़ा गए, है ना। बात तो बिल्कुल सही कर रहा था पर सटीक, सारी बातें सटीक थी बट कोई एक सिचुएशन में जाके वो बात बैठ नहीं रही थी, तो फिर इसका ड्रॉबैक मान लो। फिर मॉडिफाइड थियरी आ गई कि भाई हाँ इसके अकॉर्डिंग ये तो ठीक है, फिर ये थोड़ा पॉइंट यहाँ नहीं बैठेगा, ये यहाँ नहीं बैठेगा, अभी आपको सब में लग जाएगा। तो देखो, डाल्टन का ऐसा मानना है कि पहली बात तो अगर मैं डाल्टन के अकॉर्डिंग चलूँ तो डाल्टन का मानना है कि एटम जो है, एटम टर्म जिसे आप बोल रहे हैं बच्चे, उसको आप कर दो ए एंड टॉम, ए एंड टॉम। अब ए और टॉम मतलब, तो बच्चे ए मतलब नॉट और टॉम मतलब डिविजिबल, नॉट डिविजिबल। अब ये क्या बात हुई। तो डाल्टन का मानना है कि एटम जो है कोई भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है दैट इज नॉट डिविजिबल, है ना, विच कुडंट बी फर्दर डिवाइडेड। हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब एटम, और हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट है ना, दैट इज एटम। तो हमें लगेगा कि डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा कैसे हुआ। एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, आप कह रहे हो डिवाइड ही नहीं कर सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो मॉडिफाइड जो थियरी आई उसमें था कि भाई आप एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हो, हाँ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, सब डिवाइड इनके अंदर कर सकते हो। लेकिन आप सोचो मैं तुम्हें कहूँ कि भाई H2 तो तुम कहोगे मॉलिक्यूल है, फिर मैं कहूँ H तो तुम कहोगे एटम है, और मैं कहूँ स्प्लिट कर दूँ तो तुम कहोगे H को कैसे स्प्लिट करूँ, H ही रहेगा। हाँ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो हम मान लेते हैं, लेकिन इसको स्प्लिट कैसे करें, टुकड़े कर दो, प्रोटॉन अलग कर दो, इलेक्ट्रॉन अलग कर दो, न्यूट्रॉन अलग कर दो अगर है तो हम कहेंगे नहीं ऐसे नहीं। तो बात तो सही थी, लेकिन डाल्टन वहाँ पे अटक गया कि भाई ये स्मॉलेस्ट, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये सबसे छोटा है। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो फर्स्ट पॉइंट डाल्टन का एटॉमिक थियरी आपका क्लियर है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट विच कुडंट बी फर्दर डिवाइडेड। आफ्टर दैट तो बच्चे फर्स्ट पॉइंट के बाद सेकेंड आपसे कहा गया कि भाई एक ही एलिमेंट है, लाइक आपने कह दिया सिल्वर या आपने कह दिया गोल्ड, तो एक ही एलिमेंट के सारे एटम इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब शेप ले लो, साइज ले लो, एटॉमिक मास ले लो, नंबर ले लो, प्रोटॉन ले लो, न्यूट्रॉन ले लो, हर तरीके से क्या होंगे, सेम। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो उसका कॉन्सेप्ट था नहीं, तो डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल रिस्पेक्ट, लाइक एटॉमिक साइज कह दो, एटॉमिक मास कह दो। ठीक है, तो एक एलिमेंट है, सारे एटम सेम होने चाहिए। तो आप कहेंगे नहीं ऐसे कैसे होगा। अगर मैं आइसोटोप्स की बात करूं तो 8 ऑक्सीजन 16 होता है, 8 ऑक्सीजन 17 भी होता है, और 8 ऑक्सीजन 18 भी होता है। तो फिर वो तो है ना, एक ही एटम है, लेकिन उसके 3 पार्ट्स से, तीनों मास नंबर, मतलब 3 पार्ट्स नहीं, 3 तरह का एटम हो गया एक तरह से देखा जाए तो। है तो ऑक्सीजन लेकिन मास नंबर में डिफर कर रहा है। आपने तो कहा था अगर एक ही एलिमेंट है तो फिर हर प्रॉपर्टी सेम होगी,
तो मास कैसे चेंज हो रहा है? तो हम कहेंगे अप्लाई तो होता है, लेकिन आइसोटोप पे फिर ये थोड़ा फ्लॉप हो जाता है। आइसोटोप वाली बात अगर छोड़ दें तो एक ही एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होते हैं। तो बात सही भी है, थोड़ी सी ड्रॉबैक भी है, थोड़ी गलती भी है, ठीक है। आफ्टर दैट तो डाल्टन का ऐसा मानना है कि डिफरेंट एलिमेंट है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल द रिस्पेक्ट। मतलब आपने एक सिल्वर ले लिया, गोल्ड ले लिया, तो भी इनका कोई लेना देना नहीं है ना। तो इनका एटॉमिक नंबर सेम हो सकता है, ना मास सेम हो सकता है, ना शेप सेम हो सकता है, ना साइज सेम हो सकता है। तो हम कहेंगे नहीं, ये भी गड़बड़ है। कहाँ? तो बच्चे ये गड़बड़ है आइसोबार, है ना। आइसोबार क्या होता है? देखो पिछला वाले एग्जाम में क्या प्रॉब्लम थी? तो पिछले वाले में थी आइसोटोप। आपने कहा था एक ही एलिमेंट के सारे एटम सेम होंगे, तो हमने कहा एलिमेंट तो मैंने ले लिया ऑक्सीजन, तो क्या सारे एटम सेम होंगे? तो हम कहेंगे नहीं, ऑक्सीजन 16 भी अवेलेबल है नेचर में, ऑक्सीजन 17 भी अवेलेबल है और ऑक्सीजन 18 भी अवेलेबल है। सेकेंड आप कह रहे हो डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटम्स, एलिमेंट ही अलग है तो फिर उसके सारे एटम हर प्रॉपर्टी में क्या है? डिफरेंट होंगे। तो हम कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। देखो 19 पोटेशियम 40 मास नंबर और 20 कैल्शियम 40, तो ऐसे भी एलिमेंट है जिनके एटम का मास सेम है और सेम मास को बोलते हैं आइसोबार, है ना। अगर एटम्स का मास सेम है तो उसे बोलते हैं आइसोबार। आइसो मतलब सेम, बार मतलब बार, मास सेम। तो 19 पोटेशियम 40, 20 कैल्शियम 40, इनका मास नंबर सेम है, दे आर आइसोबार। लेकिन एलिमेंट तो अलग अलग है ना। तो डाल्टन ने क्या कहा, अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो एटम हर रिस्पेक्ट में डिफरेंट होंगे। तो हम कहेंगे नहीं, मास नंबर के रिस्पेक्ट में तो ये सेम है, ठीक है। फिर एटम कंबाइन इन अ सिंपल रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड, ठीक है, टू और मोर देन टू कंपाउंड। तो हम कहेंगे यहाँ जैसे कार्बन ऑक्सीजन ले लो तो CO भी बनता है और CO2 भी बनता है, इट्स ओके, वो तो चल जाएगा। फिर एटम नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। और यहाँ गड़बड़ हो गई। अब एटम तुम बना तो नहीं सकते, क्रिएट तो नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या कहता है? लाइक अगर आप न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ेंगे आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, अगर मैं आपसे कहूँ 4 बेरिलियम 9 पे अगर आप अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करें, तो बच्चे अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्लियस, 2 हीलियम 4। तो व्हेन अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक ऑन 4 बेरिलियम 9 देन 4 + 2 6, कार्बन 6 है और मास नंबर आपको पता है 12। तो एक ऐसा पार्टिकल रिलीज होगा जिसका चार्ज तो 0 है, मास 1 है, एंड दैट इज न्यूट्रॉन। बट मुझे न्यूट्रॉन डिस्कवरी नहीं बतानी थी, मुझे कहना था देखो एटम तो बेरिलियम का था, लेकिन प्रोडक्ट साइड में एटम किसका है? कार्बन। तो ये तो डिस्ट्रॉय भी हो गया और वो क्रिएट भी हो गया, तो गड़बड़ हो गई ना। आप कह रहे हो नीदर बी क्रिएटेड, तो आप कार्बन लाए कहाँ से? क्रिएट तो, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो बेरिलियम कहाँ गया? तो हमने कहा नहीं, कन्वर्ट हो गया। तो न्यूक्लियर रिएक्शन छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने एटम को क्रिएट कर लिया या फिर किसी मेथड से आपने एटम को डिस्ट्रॉय कर लिया, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये कुछ पॉस्टुलेट्स थी डाल्टन की जो काफ़ी हद तक सही थी। एक एक पॉइंट में आके उस बेचारे को थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्या भाई यहाँ ये वैलिड नहीं है, यहाँ ये वैलिड नहीं है। तो एक बार हम देखते हैं, अगर मान लो आपके एग्जाम्स में आ जाए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की पॉस्टुलेट्स। सो बच्चे, द मैटर इज मेड अप ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल्स नोन एज एटम। कोई भी एलिमेंट है, मैटर है, सबसे छोटा पार्टिकल हमने उसको एटम बोल दिया, अब वो डिवाइड नहीं होगा। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर सेम इंक्लूडिंग मास। एक ही एलिमेंट है, सारी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम रहेंगी। देन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड, बिल्कुल लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपको पता ही। देन एटम नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। देन फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट रिजल्ट्स फ्रॉम द रीअरेंजमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एटम। भाई अगर आपने कहा C+O2 से CO2 बनेगा, है ना, या ग्लूकोज का या डाइसेकेराइड का हाइड्रोलिसिस कर लूँ मोनोसेकेराइड बनेगा, तो कोई भी रिएक्शन ओनली एटम्स का रीअरेंजमेंट है। लाइक कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दो, सो व्हेन CaCO3 इज हीटेड इट गिव्स CaO एंड CO2। तो बच्चे CaO और CO2 वापस रीअरेंज हो गया और स्प्लिट भी हो गया। तो कोई भी रिएक्शन जो होती है उसमें एटम्स जो है वापस रीअरेंज होकर नया प्रोडक्ट बना लेते हैं। देन atoms of an element are identical in mass, size and many other chemical or physical properties। एक ही एलिमेंट है तो वो आइडेंटिकल मतलब सेम रहेगा, चाहे मास हो, साइज हो या कोई भी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी हो। लेकिन अगर एटम्स ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट है, तो वो डिफर करेगा, चाहे मास हो चाहे साइज हो।
अब ये तो बोलने की बातें हो गई, गलतियां कहाँ थी? तो पहला हम कहेंगे नहीं भाई सब डिवाइड होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर। फिर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ पे आइसोटोप की प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट वन में आइसोबार की प्रॉब्लम थी। तो प्रॉब्लम तो थी, ले देखिए, है ना। तो हम कहेंगे कि भाई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कुछ हम ड्रॉबैक्स मान लेते हैं। सो पहला ड्रॉबैक, इट वाज प्रूव्ड दैट एटम इज इनडिवाइजिबल बट दे कैन बी सब डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो बच्चे एटम डिवाइड तो नहीं कर सकती, मतलब एच के दो टुकड़े तो नहीं कर सकती, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हम कहेंगे ओके। देन it was proved that atoms of element are identical in mass, size and other properties, but isotope जो है failed this concept, like chlorine के दो isotopes है 35 Cl35 and Cl37। तो हम कहेंगे ओके, एक ही एलिमेंट के सारे एटम हर प्रॉपर्टी में सेम होते हैं, बस आप आइसोटोप पे इसको अप्लाई मत करो, अदरवाइज ये ओके है। देन it was again proved that mass of two different elements differ in mass, sorry एटम होगा यहाँ पे, atoms of two different elements differ in mass, size etc, but in case of argon and calcium both have atomic mass 40 AMU and they are called isobar। आप इसमें पोटेशियम भी डाल सकते हो, वैसे तो पोटेशियम 39.10 होता है, लेकिन पोटेशियम का भी आइसोटोप है जो 40 मास नंबर 40 में एग्जिस्ट करता है। तो हम कहेंगे ठीक है, आर्गन मिल गया, पोटेशियम मिल गया, कैल्शियम मिल गया, इनके मास नंबर सेम है। तो आइसोबार, आपने कहा एलिमेंट डिफरेंट तो एटम भी डिफरेंट, कोई चीज़ सेम नहीं, तो हमने कहा नहीं मास सेम हो सकता है, और ये है आइसोबार। देन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डू नॉट कंबाइन इन होल नंबर रेशियो इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब हर बार सिंपल रेशियो हो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ठीक है, लेकिन हर बार सिंपल रेशियो हो। लाइक जैसे आप कह दो कि भाई ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में आपने क्या देखा, देखो ग्लूकोज में आपने क्या देखा, तो हम कहेंगे भाई ग्लूकोज में तो सिंपल रेशियो था ना, वहाँ तो क्या ही प्रॉब्लम है ना। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था, C6H12O6। तो डाल्टन कह रहा एटम जो है वो सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं, तो हम कहेंगे हाँ 6:12:6, 6 से डिवाइड कर दो, तीनों डिवाइड हो जाएंगे, तो 1:2:1 में कंबाइन हो रहे। लेकिन हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं। अब आप देखो शुगर, तो बच्चे शुगर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है C12H22O11। अब आप लाओ सिंपल रेशियो, तो हम कहेंगे नहीं 12:22:11, इससे छोटा कहाँ से लाओगे, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ सिंपल रेशियो है, यहाँ नहीं है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में एटम्स जो है वो सिंपल रेशियो में कंबाइन हो, ऐसा तो भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या थी, हाँ ये तो भाई पॉस्टुलेट्स थी, है ना, ठीक है। तो ड्रॉबैक्स में आपको समझ में आ गया, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डू नॉट कंबाइन इन होल नंबर रेशियो इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। देन इवन इट वॉज फेल्ड टू एक्सप्लेन एग्जिस्टेंस ऑफ एलोट्रोप, कि भाई आपने कहा कि एक ही एलिमेंट के एटम की प्रॉपर्टी सेम है, तो फिर कार्बन तो डायमंड भी है, कार्बन तो फुलरिन भी है, और कार्बन तो ग्रेफाइट भी है, कार्बन तो चारकोल भी है, डामर भी है, कार्बन ब्लैक भी है, काजल भी है, तो फिर वो एलोट्रोप को तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्रिस्टलाइन अमॉर्फस, ये सारी बातें डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। देन the atomic structure model proposed however proves to be a significant stepping stone in chemistry, it forms the base of quantum mechanics, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो आपको पूरा का पूरा एटम का इंफॉर्मेशन देगा, जहां आप शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फिर सब फंडामेंटल पार्टिकल्स, है ना। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना कि डाल्टन जो बोला वो फ्लॉप कहाँ पे हुआ। In case of neither be created, atom neither be created nor be destroyed, न्यूक्लियर रिएक्शंस वाले इसमें फेल हो जाता है। देन सिंपल रेशियो, तो हम कहेंगे शुगर में फिर सिंपल रेशियो आया नहीं था। देन एक ही एलिमेंट के सारे एटम सेम हो, तो हम कहेंगे आइसोटोप में वैलिड नहीं है। फिर डिफरेंट एलिमेंट के सारे एटम डिफरेंट हो, तो हम कहेंगे आइसोबार में ये सेट नहीं हो रहा है ना। तो बाकी डाल्टन एटॉमिक थियरी ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पॉइंट्स आपको समझ में आ गए, इससे क्या बोला और ड्रॉबैक्स क्या थे, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास क्या है, एवोगेड्रो लॉ। अब बच्चे एवोगेड्रो लॉ क्या है, तो एवोगेड्रो कहता है कि मान लो आप
फिक्स कंडीशन ले लो टेम्परेचर और प्रेशर की, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना, इन अ गिवन सर्टेन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि भाई टेम्परेचर इतना रखो, प्रेशर इतना रखो, ठीक है। और अब आपको मैंने दे दी मान लो 3 कंटेनर, ठीक है, 3 कंटेनर आपके पास है और आप अपने मन से इनमें गैस फिल कर लो। लाइक आपने कहा मैं इसमें ऑक्सीजन गैस फिल कर लेता हूँ, ठीक है, मान लो आपने ऑक्सीजन गैस फिल कर दी, उड़ जाएगी ना, मैं गैस का कंटेनर बंद कर देती हूँ। सेकेंड आप कहोगे मान लो मैंने इसमें नाइट्रोजन फिल कर दी, ठीक है, तो मान लो आप यहाँ नाइट्रोजन गैस फिल कर लो। और थर्ड आप चाहे तो क्लोरीन फिल कर लो, है ना। अब आपको ये नहीं सोचना कि मैंने सारी डाई एटॉमिक ली है, भाई O2 2 एटम है, N2 2 एटम है, तो मैं अगर Cl2 ले लूँ, नहीं, आप इसमें CO2 भर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अमोनिया भर लो, CO2 भर लो, ठीक है, तो मान लो मैंने अमोनिया फिल कर दी, ओके। लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर सेम है ना, इन द गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हमने क्या किया, अभी हमने गैस तो फिल कर ली, अब वॉल्यूम सेम रखना है, तीनों कंटेनर का वॉल्यूम सेम, गैस का वॉल्यूम सेम रखना है। तो हम कहेंगे कि भाई मान लो मैंने यहाँ 1 लीटर ले ली, 1 वॉल्यूम O2, 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन और 1 वॉल्यूम अमोनिया, ठीक है। तो इन द गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, या एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, या इन द सर्टेन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। गैसेस तो डिफरेंट है, लेकिन वॉल्यूम क्या है, तो हम कहेंगे वॉल्यूम तो सेम। तो बच्चे डिफरेंट गैसेस का वॉल्यूम अगर सेम है तो इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, तो हम कहेंगे जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ होंगे उतने के उतने वहाँ होंगे और उतने के उतने तीसरे केस में होंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी सेम। ये कहना है एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस बोलो ज़्यादा बेटर है ना। एट द सर्टेन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि मतलब आप गिनने बैठोगे ना कि ये मॉलिक्यूल यहाँ कितने हैं, ये कितने हैं, तो आंसर क्या आएगा, सेम। अब लगता है कि यार मॉलिक्यूल तो दिखता नहीं, गिनने कैसे बैठूंगा, वॉल्यूम तो चलो हम सेम कर लेंगे एक तरह से कि हाँ भाई हाँ इतने टेम्परेचर पे इतना वॉल्यूम है इसका, है ना, इतना प्रेशर होना चाहिए, ठीक है, वो समझ में आ रहा है। लेकिन मॉलिक्यूल सेम होंगे कैसे, तो प्रूफ भी करके दे रहा है ना। मान लो हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखो ये जो सारा केस चल रहा है ना, जबकि ये स्टडी चल रही है, उस टाइम ऐसे नहीं था कि भैया हाइड्रोजन H2 या ऑक्सीजन सिलेंडर O2, पता ही नहीं था। ये तो पता था ऑक्सीजन गैस होती है ना, ब्रीदिंग के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन इज O2, हाइड्रोजन इज H2 या अमोनिया इज NH3, ये पता नहीं था, है ना, ये पता ही नहीं था। अब अमोनिया तो अमोनिया लिखते थे, अमोनिया पढ़ते थे, NH3 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ये भी पता था अमोनिया में नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है ना। तो अब मान लो आपको HCl बनाना है, तो ये कह रहा है आप ले लो हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन की रिएक्शन आप करा दो क्लोरीन से, और आंसर क्या है, तो हम कहेंगे आंसर हाइड्रोजन क्लोराइड। अब है ना बच्चे, हमें आज तो पता है कि हाइड्रोजन H2 है, क्लोरीन Cl2 है और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl है, तो H2 + Cl2 gives 2HCl। लेकिन उस टाइम तो ये पता ही नहीं था, उस टाइम तो ये फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंटल डेटा दे रहा है ना, एट सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो ये कह रहा है मान लो मैंने इसका 1 वॉल्यूम लिया है, इसका भी कितना लिया है, 1 वॉल्यूम, तो हाइड्रोजन 1 लीटर, ऑक्सीजन क्लोरीन 1 लीटर, और हाइड्रोजन क्लोराइड जो बन रहा है दैट इज 2 लीटर, डबल बनेगा। तो मैं कहूँगी 1 वॉल्यूम कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम मिक्स होके आंसर कितना दे रहा है, 2 वॉल्यूम। अब आपने क्या बोला, इक्वल वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, सेम। तो अगर मान लो यहाँ 1 वॉल्यूम है, तो मॉलिक्यूल्स मैंने ले लिए n मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के, एंड अगेन n मॉलिक्यूल्स, तो मैं कहूँगी क्लोरीन के। अब आपने कहा नहीं वॉल्यूम डबल है, तो मॉलिक्यूल डबल कर लो। सो 1 वॉल्यूम आंसर कितना है, 2 वॉल्यूम। तो बच्चे n मॉलिक्यूल आंसर कितना होगा, सो वी विल से 2n मॉलिक्यूल, ठीक है। इतनी बात भी क्लियर है कि ये 2n मॉलिक्यूल है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n इज 1, n मॉलिक्यूल की जगह मैं n बराबर 1 ले लेती हूँ। सो n मॉलिक्यूल की प्लेस पे मैंने लिख लिया 1 मॉलिक्यूल। सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन
combine with one molecule of chlorine to form two molecules या compound molecule कह दो, है ना, तो two molecules of हाइड्रोजन क्लोराइड। तो मुझे लगा ठीक है भाई हाइड्रोजन क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल बनाने हैं, तो आप हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ले लो, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल ले लो। अब 2 क्यों बनाने, मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट करता है ना, तो मैं हाइड्रोजन क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल बनाने के बारे में सोचूं। सो 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन क्लोराइड, एक मॉलिक्यूल ओनली, तो मैं कहूँगी अच्छा एक मॉलिक्यूल, तो यहाँ कितना होगा, हाफ मॉलिक्यूल। टू फॉर्म 1 molecule of hydrogen chloride I need half molecule of chlorine and again we need half molecule of hydrogen। तो बच्चे मॉलिक्यूल तो स्प्लिट हो सकता है, एटम स्प्लिट नहीं होता था, मॉलिक्यूल तो टूट सकता है। तो मुझे इतना सोचना है कि अगर मुझे एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन क्लोराइड बनाना है, मतलब एक मॉलिक्यूल में कम से कम एक H और एक Cl तो होगा, तो एक H जो है सिर्फ H इक्वल्स टू हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, आधा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मतलब H, तो पूरा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मतलब H2। सिमिलरली हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, आपने कहा HCl, तो HCl में क्या है, आधा मॉलिक्यूल क्लोरीन यूज हो रहा है, हाफ मॉलिक्यूल क्लोरीन, तो हाफ मॉलिक्यूल क्लोरीन इक्वल्स टू उधर कितना है Cl, तो फुल मॉलिक्यूल क्लोरीन मतलब कितना होगा Cl2। तो ये जो है डेवलपमेंट है एटोमिसिटी का। आपको अभी तक तो पता नहीं था कि क्लोरीन Cl2 लिखो, हाइड्रोजन को H2 लिखो, लेकिन जब मैंने कॉन्सेप्ट लगाया कि हाइड्रोजन क्लोराइड एक मॉलिक्यूल बनाना है ना, और मान लो एक मॉलिक्यूल अगर H2Cl2 होता तो फिर आप क्या कहते हैं, अच्छा H2Cl2 एक मॉलिक्यूल है तो आधा मॉलिक्यूल H2 है, तो एक मॉलिक्यूल कितना होता है H4, ऐसे है ना, तो फिर वो सेट नहीं हो रहा था वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इससे हमें कॉन्सेप्ट क्या मिला, कॉन्सेप्ट मिला कि अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। अगर यहाँ आपने एटम कर दिया होता तो एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बनाने के लिए मुझे आधा एटम और आधा एटम चाहिए था, और आपको पता है एटम को डिवाइड कैसे करूँ, मतलब एटम को मैं स्प्लिट कैसे करूँगी, पॉसिबल नहीं है भाई, H तो है अब और स्प्लिट करो, है ना। आपने कहा हाफ मॉलिक्यूल H2 मतलब H2 पूरा मॉलिक्यूल और तोड़ो तो H, उसको तो नहीं तोड़ना पड़ेगा ना, H तो रहेगा ना, तो H तो ठीक है रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो 2 नया डेफिनेशन क्लियर हो गया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, और मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट विच एग्जिस्ट फ्रीली। ब्रेक कर सकते हो, मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो एटम बनेगा। अभी एटम को ब्रेक करके आप अलग अलग उसके टुकड़े करो तो पॉसिबल नहीं, सब डिवाइडेड कर सकते हो कि एटम लास्ट नहीं, उसके अंदर प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, वो ठीक है, लेकिन उसको तोड़ दो, उसके टुकड़े करा दो और अब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराओ तो वो पॉसिबल नहीं है, एटम ही पार्टिसिपेट करेगा। आई बात समझ में। तो मॉलिक्यूल था तो आधा मॉलिक्यूल मतलब पहले वो टूटा है, और किस में टूटा है, तो हम कहेंगे एटम, तो सबसे छोटी कैटेगरी क्या है, एटम है। तो इससे काफ़ी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस पूछे तो आपको क्या बताना है, तो आपको बताना है इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस। अगर गैसेस का वॉल्यूम इक्वल है बच्चे, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मान लो असर्शन रीजन में कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो अगर आपने लॉ ही नहीं पढ़ा है, आपको लगा कि नहीं ये तो कभी क्या है, तो आप सॉल्व कैसे करेंगे, आपको पता ही नहीं स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं, रीज़न तो दूर की बात है, तो स्टेटमेंट तो पता होना चाहिए। इसलिए चीज़ कुछ भी हो पढ़ना है आपको, एक बार पढ़ लो, कम टाइम दो, है ना, एक बार अपने नोट्स में डाल दो, अच्छा ठीक है एवोगैड्रो लॉ ये है, अगली बार नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, 2 लाइन आपको पता होनी चाहिए, बस इतना ही कहना है ना। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। तो अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है बच्चों, तो फिर गैसेस का वॉल्यूम सेम होने पे, है ना, इक्वल वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम सेम है तो आपको बताना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। इतनी छोटी सी बात है, ठीक है। दिस इज एवोगैड्रोस लॉ। अगर कोई पूछे बर्जीलियस, तो बर्जीलियस भी सेम लॉ था, लेकिन बर्जीलियस ने क्या बोला, इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ एटम होंगे।
तो हमने कहा ठीक है चलो एटम है, तो मुझे एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन क्लोराइड बनाना था, तो तुम कहोगे अच्छा ये एक मॉलिक्यूल बनाना तो आधा एटम ले लो। अब आधा एटम आपको पता है पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे आधा एटम हाइड्रोजन ले लो, पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई बर्जीलियस हाइपोथेसिस डिस्कार्डेड। और उसके बाद में हमने एवोगैड्रो कहता नहीं, अगर वॉल्यूम सेम है तो मॉलिक्यूल सेम होंगे, एटम का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो अब हमारी दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एटम और मॉलिक्यूल। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, है ना, मे बी फ्रीली एग्जिस्ट एंड समटाइम्स नॉट, क्योंकि इनर्ट गैसेस में तो हीलियम, नियॉन, आर्गन ये लोग एटम ही है ना, तो ये तो एग्जिस्ट करते ही है। लेकिन मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट विच 100% एग्जिस्ट फ्रीली एग्जिस्ट करेगा, मॉलिक्यूल होता है, उसमें हमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो एटम का कॉन्सेप्ट क्लियर, मॉलिक्यूल का क्लियर, एवोगैड्रो लॉ और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी अच्छे से क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट टर्न में मिलेंगे जहां हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास एंड हाउ टू फाइंड मोलर मास। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।